जोहर झारखंड में हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात राज्यसभा चुनाव की। झारखंड में राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। 2 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर ने आज नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा प्रत्याशी शहजादा अनवर ने जीत का दावा किया। अब राजनीतिक इस अखाड़े में राज्यसभा के चुनाव में एक और प्रत्याशी गठबंधन की तरफ से शहजादा अनवर जी को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है और मुझे लगता है कि ये चुनाव को थोड़ा इंटरेस्टिंग होना जरूरी है। अभी आज नामांकन हुआ है। हर पल एक नई रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे जैसे व्यक्ति को उच्च सदन में जाने का मौका मिला, जिसकी पूरी संभावना है और हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं, तो हम कह सकते हैं कि झारखंड की एक मजबूत आवाज के तौर पर और झारखंड के हितों का रक्षक करने वाला एक सांसद के तौर पर, एक आदर्श सांसद के तौर पर मैं नजर आऊंगा। तो शहजादा अनवर कांग्रेस प्रत्याशी और हेमंत सोरेन दोनों ही यह दावा करते हुए नजर आए कि उनकी जीत पक्की है। इससे पहले जेएमएम प्रत्याशी शिबू सोरेन के पक्ष में आज 2 सेट नामांकन और दाखिल किया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ तमाम नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके उम्मीदवारों की जीत में कोई शक नहीं है। सीएम ने कहा कि राजनीतिक बिसात पर अभी उन्होंने चाल चलना शुरू किया है। किसके पास आंकड़ा है और किसके पास नहीं, इसका सबको आकलन करने दीजिए। जीत होने पर सबको आंकड़ों के बारे में पता चल जाएगा। राजनीतिक बिसात अभी और राजनीतिक चाल तो अभी चलना प्रारंभ हुआ है। आगे आगे देखिए जिनके पास मैजिक आंकड़ा है, जिनके पास नहीं है, आप लोग जोड़ घटाव कर लीजिए, पता चलेगा कि बहुमत किस ओर है। तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। शिबू सोरेन की जीत जहां पक्की मानी जा रही है, वहीं दूसरी सीट के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन किया है उस पर संशय की स्थिति। हालांकि हेमंत सोरेन आंकड़ा अपने पास होने का दावा जरूर कर रहे हैं। और राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश ने विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया। दीपक प्रकाश के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद बीजेपी के नेताओं ने जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि जीत का आंकड़ा उनके पास है और जरूरत से ज्यादा विधायकों का समर्थन उन्हें मिलेगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी खड़ा करने पर सवाल उठाते हुए इसे हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना करार दिया। प्रति पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं और जिस प्रकार से कांग्रेस का रोल जो है वह बड़ा आपत्तिजनक है। उनके पास संख्या बल का अभाव है और संख्या बल के अभाव के बावजूद वो हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए एक उम्मीदवार खड़ा किया है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। 26 तारीख का इंतजार कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको हमारे पास जो आंकड़े हैं उससे अधिक आंकड़े और खासकर जितनी ज़रूरत है हमको अपने जीत के लिए, उससे ज़्यादा हमारे पास लोगों का विधायकों का समर्थन हमको प्राप्त होगा। केवल भारतीय जनता पार्टी के पास 26 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के पास केवल 18 और हमारे साथ बहुत सारे जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके भी विधायक हैं। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ है, तो संख्या हमारे साथ है। इसलिए कांग्रेस हमारे फेस सेविंग के लिए जो कैंडिडेट दी है उनका हारना तय है। मैं उनको राय देता हूं कि इस प्रकार से जब उनके पास संख्या ही नहीं है तो उसके बावजूद भी कैंडिडेट अगर खड़ा करेंगे तो हारना तो तय ही है। तो ऐसा क्यों काम करते हैं? 100%, 200% यहाँ के माननीय विधायक जो दल में है
उनका तो मत है ही है। जो दल के बाहर या जो सहयोगी दल है सबका समर्थन प्राप्त होगा और यहाँ से हमारे प्रत्याशी जीत करके जाएंगे। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि एक सतही कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाए जाने से हम सब राज्य के सभी कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न हैं। कांग्रेस पार्टी के पास संख्या बल नहीं है, उन्हें प्रत्याशी नहीं देनी चाहिए थी और एक राजनीतिक सुचिता के तहत एक सत्ता पक्ष को और एक विपक्ष की जो गणित है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को एक सीट की जीत सुनिश्चित है और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित है। तो विधानसभा में जो स्ट्रेंथ है हर पॉलिटिकल पार्टी की सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद की ही आज के तारीख में 26 तो विधायक हैं। अगर कांग्रेस उस तुलना में देखे तो कहाँ बहुत पीछे है, तो फिर इस प्रकार की आरोप लगाना तो बेबुनियाद है। रही बात लड़ने की तो ठीक है, उनकी पार्टी है वो लड़ सकते हैं और जिसको प्रत्याशी बनाए वो भी पार्टी के वर्कर है, उनको भी बना सकते हैं। लेकिन आरोप इस प्रकार की लगाना तो ये तो इस बात की कहता है ना, क्या बोलते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता राज्यसभा चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि उनके दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। गठबंधन के पास है, हम लोग दोनों के दोनों सीट जीतेंगे, दोनों सीट। कितना संख्या उनका है? लाल मरांडी जी कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका बढ़ रही है जिस तरीके से गठबंधन के द्वारा दो कैंडिडेट। हम विपक्ष के भीतर नेता नहीं मनोनयन हुआ है, तब समझ सकते हैं क्या होगा। देखिए, सबकी उम्मीदें अपने अपने हिसाब से रहती है। यूपीए गठबंधन ने 2 प्रत्याशी दिया है, दोनों जीतेगी जो समीकरण दिखता है। अब आंकड़े हैं नहीं है, अब तो हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा। तो सुना आपने, सभी दल दावा करते हुए अपनी अपनी जीत का। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो विधानसभा में फिलहाल 80 विधायक हैं। ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए 27 वोट की जरूरत है। शिबू सोरेन को वोट देने के बाद महागठबंधन के पास जेएमएम के 2, बंधु और प्रदीप को मिलाकर कांग्रेस के 18, एनसीपी और माले के 1-1 विधायक हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बाबूलाल को मिलाकर बीजेपी के पास 26 विधायक हैं। आजसू ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय का भी बीजेपी को साथ मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी की राह आसान दिख रही है। हालांकि दावे दोनों ओर से उनकी जीत के किए जा रहे हैं। तो ये दरअसल आंकड़े हैं, किसके पक्ष में कितनी सीटें जा रही, कितने सदस्य दरअसल जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वर्तमान में दलगत स्थिति क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जेएमएम के पास 29 जो हैं सदस्य हैं, बीजेपी 25 + 1। और इस आंकड़े को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जीत किसके पक्ष में जाती है। इधर कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में बड़ी वारदात सामने आई है। अस्पताल में 50 साल की महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना 5 मार्च की है, जब एक दरिंदे ने महिला के साथ रेप किया। हैरानी की बात है कि जब इस घटना की जानकारी अस्पताल प्रबंधन को हुई तो प्रबंधन ने इलाज करने या फिर पुलिस को सूचना देने की बजाय पीड़ित महिला को ही अस्पताल से हटा दिया। जब पुलिस को इसकी भनक लगी तब पुलिस ने पीड़ित से संपर्क किया। फिलहाल महिला के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और एक युवक को हिरासत में लिया गया है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में महिला मरीज के साथ दुष्कर्म का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जिला बीजेपी ने अस्पताल की महिला मरीज के साथ हुए दुष्कर्म मामले की निंदा की है। पार्टी ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अस्पताल अधीक्षक से इस्तीफे की मांग की है। वहीं एसएसपी ने कहा है कि आरोपी का फुटेज सीसीटीवी में कैद है, जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। के साथ रात को रेप हुआ, वो गरीब महिला थी और अभी जाकर के एफआईआर 3-4 दिन पहले होता है, वो भी मीडिया के उजागर करने के बाद होता है। तो हम लोग अभी अधीक्षक महोदय से बात किए तो बिल्कुल वो पूरे इस मामले को लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्चार्ज होने के बाद मरीज जाती है ना, तो डिस्चार्ज सुबह का राउंड हुआ, डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद मरीज गई। तो डिस्चार्ज जिस समय हो रहा था, अगर घटना होती तो जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उनको तो बोलती।
हम लोगों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सिटी एसपी जमशेदपुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें डीएसपी सिटी और थाना प्रभारी साक्षी और 3 महिला पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं और हम लोगों को उस व्यक्ति का फुटेज भी मिला है। इधर एमजीएम अस्पताल रेप मामले में बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की। साथ ही एमजीएम अस्पताल अधीक्षक और नर्सों पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की मांग भी की गई है। जमशेदपुर महानगर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के इस्तीफे की मांग करती है। साथ साथ एमजीएम के अधीक्षक नकुल चौधरी, वार्ड के 5 और 6 की मध्य रात्रि के इंचार्ज और वर्तमान में ड्यूटी पर रहने वाले नर्सों पर भी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में महिला के साथ रेप मामले की गूंज आज सदन में भी सुनाई दी। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने इस मुद्दे को सदन में मजबूती के साथ उठाया। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में घटित इस घटना को जघन्य बताते हुए उन्होंने सरकार से इस मामले में दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। मंत्री जी अभी जवाब दे रहे थे, आज उनका विषय भी है। जहां से वो एमएलए हैं और जहां के माननीय मंत्री हैं पूरे प्रदेश के, उसी एमजीएम हॉस्पिटल में अध्यक्ष महोदय एक बहुत ही घृणित घटना घटी है। एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, शर्मसार करने वाली घटना है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार संज्ञान में ले, जो भी अपराधी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम कहना चाहेंगे। धन्यवाद। हजारीबाग की खबर की बड़ा बाजार थाना क्षेत्र की आइसक्रीम फैक्ट्री में बीती रात हुए गैस रिसाव के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। गैस रिसाव के बाद एहतियातन सदर अस्पताल में भर्ती हुए लोग अब वापस मोहल्ले में लौट आए हैं। फिलहाल पुलिस ने आइसक्रीम फैक्ट्री को सील कर दिया है। आपको बता दें कि बीती रात आइसक्रीम फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई थी। इस घटना में एक महिला की मौत भी हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री से हल्का फुल्का गैस रिसाव पहले भी होता रहा है, जिसकी शिकायत भी प्रशासन से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल प्रशासन ने क्षेत्र में एक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है। तो हजारीबाग में कल आइसक्रीम फैक्ट्री से गैस रिसाव को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। आज राज्य मुख्यालय से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर जाकर स्थिति की जानकारी ली और किसी भी खतरे की आशंका का आकलन किया। हालांकि एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर ने बताया कि अब फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव नहीं हो रहा है और लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है और हालात पूरी तरह से अब सामान्य है। अंदर का फिलहाल नॉर्मल है, जो भी गैस था वो बाहर आ चुका है। अभी जो टैंक का वैल्यू 0 बता रहा है। तो यहाँ पाया कि अमोनिया का अंश थोड़ा बहुत है। काफ़ी लोगों में घबराहट है, अब अच्छी बात तो नहीं है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस इससे दूरी बना के रखें। ऐसा कभी इंसिडेंट होता है तो 100 मीटर का एटलीस्ट दूरी होना चाहिए, जिससे आप अपना बचाव कर सकें। और हो सके तो रुमाल को पानी में भिगाकर आप नाक में लगा सकते हैं। और बात अगली खबर की करेंगे। पश्चिम सिंहभूम में 4 साल की मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी रावण लागुरी उर्फ मोसू लागुरी को जेटिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 23 दिन बाद पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रावण जेटिया में ही छिपा हुआ था। गौरतलब है कि 18 फरवरी को बाबाड़िया टोला में 4 साल की बच्ची दोपहर 3 बजे अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रही थी और आरोपी रावण जबरन बड़ी बहन की गोद से छीनकर बच्ची को लेकर जंगल की ओर भागा था और जंगल में दुष्कर्म की वारदात के बाद उसकी हत्या कर शव को जंगल में छिपा दिया था। 26 फरवरी को जंगल से बच्ची का शव मिला था। लोहनगरी जमशेदपुर में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने एमजीएम में कुत्तों के आतंक की खबर दिखाई थी, जिसके बाद निगम प्रशासन की नींद खुली और एमजीएम से कुत्तों को पकड़कर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। न्यूज 18 ने कुत्तों के आतंक की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर हुआ। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे न्यूज 18 संवाददाता रंजीत कुमार ओझा। 18 ने जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कुत्तों का आतंक कई बार दिखा चुका है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह आज
जो है जिसको कि ये लोग हैं जो कि आए हुए हैं और कुत्तों को पकड़ करके यहाँ भारी संख्या में इस बार पकड़ा गया है और यहाँ से कुत्तों को ले जाया जा रहा। क्या किया जाएगा सर? इसका स्टरलाइजेशन होगा, ठीक है। इनके बाद इनको 5 दिन रखने के बाद इसका ट्रीटमेंट करने के बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। रेबीज इसका इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और कुत्ता को अपने अगर काट उठ लेता है तो रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है, एंटी रेबीज का, कि किसी को हानिकारक नहीं हो। पूरे शहर में इन लोगों ने 400-500 डॉग को अभी तक पकड़ा है और उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसे करने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा। उसी तरह एमजीएम अस्पताल में भी आज कई डॉग को पकड़ा गया और उसका भी ट्रीटमेंट करने के लिए ये लोग ले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और बात कोरोना की। कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश अलर्ट है। खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से लोग बच रहे हैं। ऐसे में बाबा नगरी देवघर में जब हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो यहां भी मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य महकमे ने भी व्यापक तैयारी की है और लोगों को कोरोना से बचने के टिप्स दिए जा रहे हैं। वहीं कुछ श्रद्धालुओं का मानना है कि जो बाबा के दरबार में आता है उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं, तो ये कोरोना उन भक्तों का क्या बिगाड़ सकता है। नगरी में कोई डर नहीं लगता है। बाबा है, बाबा बचाएंगे। यहाँ तक कोरोना आ ही नहीं सकता है, इतना मानना है। सुरक्षा के लिए बहुत तरह के मास्क भी पहन के यहाँ पे आते हैं और साफ सफाई पे अधिक ध्यान दे के ही आते हैं। और दूसरी बात है कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी में बहुत ऐसा वायरस है जो समाप्त हो जाती है, क्योंकि मंदिर में घंटियाँ बजती हैं जिससे बहुत तरह के जीवाणु विषाणु मरते हैं। यहाँ पे शंखनाद होता है। हमारी जो सफाई एजेंसी है कि जो साफ़ सफाई होती है मंदिर की या जो मंदिर धुलाया जाता है उसको और कंटिन्यूअसली करें। और सभी जो श्रद्धालु हैं या बाहर या ज़िले के जितने भी लोग हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि कृपया सतर्क रहें। किसी प्रकार के घबराने की कोई बात नहीं है। और अब छात्रों से जुड़ी खबर। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस बार समय पर किताबें मिल जाएंगी। इसके लिए कुल 8 प्रिंटर्स को किताबें छापने की जिम्मेदारी दे दी गई है। किताबों के वितरण को लेकर JCIRT ने निर्देश भी जारी कर दिया है। आमतौर पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से सरकारी स्कूल के बच्चों को समय पर किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, जिसे लेकर सरकार की ओर से ये पहल इस बार की गई है। मिलनी भी चाहिए और अगर इस प्रकार की सूचना जो अगर विभाग के द्वारा दी जा रही है तो ये अच्छी बात है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। और अगर आप रांची विश्वविद्यालय के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अब आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में खांची रेडियो नाम से कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की गई है, जो रांची यूनिवर्सिटी के बारे में सभी जानकारी आपको घर बैठे मुहैया करवाएगा। मोरहाबादी कैंपस के बेसिक साइंस बिल्डिंग में खांची कम्युनिटी रेडियो का सेटअप बनाया गया है, जो 90.4 फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकेगा। करीब 75 लाख की लागत से शुरू किए गए इस कम्युनिटी रेडियो के प्रोग्राम को शहर के 15-20 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकेगा। डायरेक्टर आनंद ठाकुर ने FM रेडियो से कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों पर सकारात्मक असर होने की बात कही है। कारण हो रहा था विश्वविद्यालय में कि रेडियो खांची ही क्यों, क्योंकि ये बहुत ही अलग अलग फ्लेवर्स को कैटर कर रहा है। इसमें अलग अलग वैरायटीज़ के प्रोग्राम्स हैं, इसलिए इसको खांची नाम दिया गया। दूसरा एक लोकोक्ति होती है कि जब देखो पीठ पर खांची तो समझ जाओ कि पहुंच गए रांची। कम्युनिटी रेडियो से स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट है, क्योंकि पहले तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग डालेंगे वो स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट होगा। उससे सारा जो भी अगर कॉलेज नहीं भी आएंगे स्टूडेंट तो वो रेडियो के जरिए जान सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स कब है, डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। युवा के लिए है, यूथ के लिए है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं वो लोग की एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अपना अच्छा सा कला ये लोग दिखा सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है जितने भी कॉलेजेस है रांची यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहाँ पे सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन जितना भी है सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। और चक्रधरपुर रेल मंडल ने बिजली आपूर्ति के लिए पायलट योजना का शुभारंभ कर दिया है। इसके तहत फिलहाल रेलवे स्टेशनों और आसपास की दुकानों में बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके बाद रेलवे क्वार्टर्स में भी इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने मोबाइल की तरह प्रीपेड रिचार्ज सिस्टम लागू किया है, जिसमें उपभोक्ता मोबाइल की तर्ज पर पहले बिजली का भुगतान करेंगे और जितने का भुगतान वो करेंगे उस हिसाब से उन्हें बिजली सप्लाई मिलेगी और जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा बिजली गुल हो जाएगी। फिलहाल रेलवे ने इसे चक्रधरपुर रेल मंडल
मुख्यालय से शुरू किया है। इसके बाद टाटानगर स्टेशन, राउरकेला और झारसुगड़ा समेत तमाम बड़े स्टेशनों और रेलवे की जमीन पर चल रहे दुकानों पर भी प्रीपेड बिजली कनेक्शन लगाया जाएगा। जो है इलेक्ट्रिसिटी आप जितना यूज करते हैं उसके लिए अब आपको पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा और जितने पैसे का आप रिचार्ज कराएंगे उतने यूनिट बिजली आप अपने एस्टैब्लिशमेंट में, अपने जो भी स्टॉल है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये पूरे चक्रधरपुर मंडल में इसको लागू किया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो है चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से हो चुकी है। उधर देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की पहल शुरू की जा रही है। इसके लिए देवघर सदर अस्पताल का कायाकल्प करने की योजना बनाई जा रही है। डीसी नैन्सी सहाय ने अपनी टीम के साथ सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि देवघर बिहार से सटा जिला होने के कारण यहाँ मरीजों की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसलिए प्रशासन उनके परिजनों को 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था भी कर रहा है। अस्पताल परिसर में इसके लिए जगह भी देख ली गई है। संसद की तरफ से एक सामाजिक योजना चला रहे हैं जिसमें हम लोग सोचना तो होगा के तहत देवघर की समस्याओं को हम लोग उजागर करते आए हैं। कई बार हम लोग महिलाओं की टीम को भी प्रतिनिधित्व दे के हम लोग ने काम किया है। अभी हम लोग ने ये पाया कि देवघर सदर अस्पताल में मरीज और मरीज के जो अटेंडेंट आते हैं उनको खाने पीने की समस्या है, कुछ महंगा भी सामान मिलता है। तो हम लोगों ने एक विचार किया है कि हम लोग 5 रुपये में 4 रोटी सब्जी के साथ उनको मुहैया कराएंगे। जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।